बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अरागची, अब्बास अरागची, ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है। ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफ़द आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुंच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी साफ जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप। कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये BBC ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अरागची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अरागची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित के मुंतज़िर हैं। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये BBC के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाजुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ़ कहते हैं या जिसे आप गल्फ़ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरियाज है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के ज़रिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी
मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये दो और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन दो जगह पे भी जाएंगे और इन दो ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी हैं या आसपास जो ममालिक हैं वो उनके साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में। अच्छा जी, अब दो बंदे फौरी तौर पे अमेरिका की तरफ से जो रद्दमल आया वो रद्दमल ये है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फौरी तौर पे, आज हफ्ता है तो हफ्ते की सुबह जो है वो अमेरिका से उनको रवाना किया जा रहा है और वो आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए ईरानी वफ्द के साथ। अब ये दो लोग जो हैं इनके बारे में मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, इनके स्टेटमेंट्स आप उठाकर देख लें। अव्वल तो ये दोनों जो हैं वो जिस लेवल के लोग हैं इनमें एक तो बहुत बड़े बिल्डर है स्टीव विटकॉफ, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं ज़ाती नौइयत के और इन्हें इस रीजन के अंदर लगाया गया है और वो कारोबार भी साथ करते हैं, उनकी फैमिली भी कारोबार करती है। और ये अमेरिका से ज़्यादा स्टीव विटकॉफ को ये तासुर है कि ये इसराइल के मफादात के ज़्यादा करीब है और यही बात जेरेड कुशनर के बारे में भी की जाती है। जेरेड कुशनर के ऊपर एक अमेरिका में इंक्वायरी की बात भी चल रही है कि सेनेट उनके खिलाफ इंक्वायरी करेगी कि अरब ममालिक में मुज़ाकरात के साथ साथ जेरेड कुशनर कैसे मफादात के टकराव के तहत उनसे पैसा वसूल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल ये दो लोग जो हैं ये अमेरिका से ज़्यादा इसराइली नुमाइंदा होने का इनका तासुर है। जेडी वेंस कब आएंगे ये डिपेंड करता है कि ईरान के साथ मामला कहाँ तक आगे बढ़ते हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। ये पाकिस्तान को एक आसरा दिया गया है। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात कह नहीं रहे क्योंकि वो कहकर शर्मिंदा होना नहीं चाहते। उन्होंने इसको एक सरप्राइज़ के तौर पर रखा हुआ है और ये एक जैकपॉट है जो उनका लग सकता है। उन्हें यह आसरा दिया गया है अमरीकी इंतजामिया की जानिब से कि आप जोर लगाएं, पूरी कोशिश करें, अमेरिका को आप एक अच्छी डील लेकर दें ईरान के साथ और ट्रंप की एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान अगर ट्रंप की गुड बुक में आता है तो ये आसरा इनको दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं और अगर वो इस्लामाबाद आएंगे चंद घंटों के लिए भी आ जाएं, अगर 2 घंटों के लिए भी आ जाए तो ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौरा चाइना का भी करना है अभी फ्यूचर में और जब वो यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारे मामला तब तक तय हो चुके होंगे। तो पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं या कम से कम जेडी वेंस तो ज़रूर वापस आ जाएंगे अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जंगबंदी के अंदर तोसी हो जाए और ट्रंप की गुड बुक्स के अंदर पाकिस्तान रहना चाहता है। लेकिन एक बात ना सबको ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर ईरान ज़रूरी है। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। एक कमज़ोर ईरान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा मुस्तकबिल में, क्योंकि अगर ईरान के अंदर अनारकी होगी, हालात ख़राब होंगे, वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब होंगे और फिर इंडिया और इसराइल की दोस्ती आप जानते हैं अच्छी तरह। अगर ये बात एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में है और वो ये जानते हैं और अगर वो इसके तनाजुर में चीज़ें कर रहे हैं तो वो सही कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को सूट करता है, एक कमज़ोर ईरान पाकिस्तान को सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके इम्कानात उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह हथियार इकट्ठे कर रहा है इस तरह इस रीजन में पहले हथियार नहीं पहुँचे। अमेरिका के कौन कौन से जो बहरी बेड़े हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मैं इसको आज स्टडी कर रहा था, मैंने ये सारा रिकॉर्ड निकाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपने हथियार यहाँ पे पहुँचाए। बहुत सारे हथियार अमेरिका के, यानी अब्राहम लिंकन वहाँ पे उनका बहरी बेड़ा पहुँच गया है, ये जेरल्ड आर फोर्ड यहाँ पे पहुँच गया है, फिर USS जॉर्ज H.W. बुश यहाँ पे पहुँच गया है, फिर FS चार्ल्स डिकॉल यहाँ पे पहुँच गया है, फिर जो अरेबियन सी है वहाँ पे USS ट्रिपोली है और USS बॉक्सर भी यहाँ पे रास्ते में है जो वेस्ट पैसिफिक की तरफ से आ रहा है। फिर मिस्ट्रॉल है, FS मिस्ट्रॉल, ये मशरकी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। फिर एक और बेड़ा भी है। तो अमेरिका के लगभग 8 बहरी बेड़े जो है वो इस रीजन के आसपास या इन्हीं पानियों के अंदर इस वक्त मुतहर्रिक हैं। और याद रखिएगा ये एक बहरी बेड़े को चलाना, उसे कंट्रोल करना, ये मुल्कों को चलाने जितना पैसा इसमें लगता है। कभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं
कि अमेरिकन बहरी बेड़े कैसे काम करते हैं। एक एक बेड़े के ऊपर जो है वो 70-70 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और दीगर जासूसी तैयारे और ड्रोन्स और बेशुमार चीज़ें। हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, किचन के अंदर ही सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैंने देखी हैं। बहरहाल ये अमेरिका अपनी जंगी तैयारियां भी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब से पैसा पकड़ के यूएई को दिया है, और अगर सऊदी अरब ने खुदा न खास्ता पैसा मांगा तो वो पैसा इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान वो अदा नहीं कर पाएगा। और दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क शायद अब मौजूद नहीं है जो सऊदी अरब को पैसा वापस करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे दे। तो हमारे लिए कोई और रास्ता बचेगा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए एक तो मजबूत ईरान ज़रूरी है कि ये जंगबंदी कायम रहे, और दूसरा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ये जंग हो ही ना, वरना पाकिस्तान को इसका हिस्सा खुदा न खास्ता बनना पड़ जाएगा। अब सूरत हाल को ज़रा आप समझिए कि अमेरिका और इसराइल में जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो हथियारों का है, एटॉमिक हथियारों का है। ये मसला नया नहीं है, इसकी तारीख 3 दहाइयों से भी ज़्यादा पुरानी है। इतना पुराना मसला कि वंस फॉर ऑल अभी हल हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता। एक बड़ी शानदार डील की थी जिसकी यूरोप भी बहुत तारीफ करता है। अभी कब्रस के अंदर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं जिनमें यूरोपीय ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनके अलावा वहाँ पे 2-3 जो हैं वो ख़ित्ते के और ममालिक हैं, खलीजी ममालिक। ये जब बात कर रहे हैं तो वहाँ तारीफ़ की गई, यानी दूसरे ममालिक इसके अंदर जो हैं उनमें मिस्र, शाम और लबनान है। तो वहाँ जो बराक ओबामा ने 2015 में मुआहदा किया था ईरान के साथ, जौहरी मुआहदा, उसकी तारीफ़ की गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जब पहली इनको हुकूमत मिली 2016 में, तो वो मुआहदा इन्होंने ख़त्म कर दिया था, उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। बहरहाल ये मसला पुराना है हथियारों वाला, ये नया नहीं है और ये फ़ौरन हल भी नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे अहम देरीना मसला है जो फ़ौरन हल तलब है वो है आबनाए हुर्मुज़ का, और इस पर बहुत ज़्यादा दबाव भी है। अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, यानी अमेरिका की बेइज्जती हो रही है और कुछ लचक थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी, ईरान को कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, अमेरिका को। तो ये मसला हल तो हो सकता है, लेकिन इसका फौरी हल अब ऐसा कोई दिखाई इसका भी नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ बारूदी सुरंगें अमेरिका कहता है 6 महीने तो लग जाएंगे उनको साफ़ करने में, और इस बीच में जो अमेरिका का तेल है वो बिकता रहेगा। देखिए, अमेरिका के लिए कोई माली नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका वहाँ से अपना तेल बेच रहा है। वेनेजुएला में उनकी कंपनियों ने कंट्रोल किया हुआ है, उनका अपना तेल खासा अच्छा अमेरिका का निकलता है, वो वहाँ पे जहाज़ों को भर भर के टैंकर्स को रवाना कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में दावा भी किया। तो अमेरिका का तेल बिक रहा है, लेकिन गल्फ ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, और अरब ममालिक ख़ास तौर पे काफ़ी दबाव में है। अब जो यूरोपीय ममालिक है उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका का और ईरान का कोई अच्छा मुआहदा हो जाता है तो इस सूरत में हम भी ईरान के ऊपर जो कुछ सख्तियाँ उनको नरम कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर पाबंदियाँ लगा रहा है, और चीन की एक आज़ाद रिफाइनरी है, आज़ाद रिफाइनरी उसको वैसे ही कहा गया, चीनी रिफाइनरी है तो चीन को टैक्स देती है, चीन का इदारा है। तो चाइनीज़ रिफाइनरी के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं अमेरिका ने। इसके अलावा 40 दीगर कंपनियों और तेल बरदार जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, उन पर भी अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, और पाबंदियाँ इस तनाजुर में लगाई हैं कि ये ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं। ये है जनाब प्रॉब्लम। वो कहते हैं ईरान से तेल खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हम ईरान से तेल खरीदने भी नहीं देंगे। अब एक बात हमें और ज़हन में रखनी पड़ेगी इन मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर यूरोप या नेटो के मुमालिक अमेरिका के साथ खड़े हो जाते ना तो पाकिस्तान को इतनी रेलेवेंस मिलती ना। वजह यह है कि फिर अमेरिका जंगबंदी से ज़्यादा इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाता और दबाव डालकर इन चीज़ों को किसी और तरीके से हैंडल करता। लेकिन अमेरिका को आलमी सतह पे वो दबाव वो डाल नहीं पाया, आलमी सतह पे उसको उस किस्म की हमायत मिली नहीं, ख़ासतौर पे यूरोपीय ममालिक से। पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोपीय ममालिक और नेटो के जो ममालिक हैं उन सारों को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब मैं देख रहा था कि पीट हेग्सेथ ने भी इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। अच्छा, पीट हेग्सेथ ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है एक यूरोपीय मुल्क की जानिब से, ये नॉर्वे से होता है, तो उन्होंने कहा जी हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है वो जिस इदारे को मिलना चाहिए हर साल वो अमेरिकी फ़ौज है। अब ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अभी हाल ही में ईरान में 170 के करीब मासूम बच्चियां 5 साल से लेकर 12 साल तक जो शहीद हुई वो अमेरिकन फ़ौज का कारनामा है। ईरान की जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो मजहबी लोग हैं, उनका जो कत्लेआम किया गया वो अमेरिकन फ़ौज ने किया, इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर। हज़ारों लोग अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं
शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक ये अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टें जिन्हें अमेरिका मानता है, कुछ रिपोर्टें जिन ममालिक में लोगों की जाने गई हैं वो मानते हैं, कुछ रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, कुछ रिपोर्टें आज़ाद ज़राए से, हर एक की अपनी अपनी रिपोर्ट है। लेकिन अलग अलग किस्म की रिपोर्टों को अगर आप इकट्ठा करें तो जो इराक के अंदर अमेरिका ने जंग लड़ी है ना, 2005, 6 और 7 के अंदर जो डाटा आया वो डाटा ये बताता है कि अलग अलग तादाद है। कोई ये कहता है कि 10,33,000 इराक के अंदर लोग मारे गए, शहीद हो गए, और इसमें अमरीकी फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे। जो लड़ाका लोग हैं वो भी मारे गए थे, इराकी फौजी भी मारे गए थे। और फिर इसमें एक तादाद जो बताई जाती है वो 2.4 मिलियन भी बताई जाती है, यानी 24 लाख तक लोग वहां पे मारे गए। लीबिया की लड़ाई में, यमन की लड़ाई में, सोमालिया की लड़ाई में, शाम की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, और ये लड़ाइयां अमेरिका ने की हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने जंग शुरू की थी, उस जंग के अंदर अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2 अलग अलग डेटाज हैं। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ जो बताया जाता है 9.5 लाख अफगानी जो है वो शहीद हो गए, इस लड़ाई की नजर हो गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी 1 लाख के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए। अब अलग अलग डाटा है। फिर अबू गरीब जेल आप देख लें, उसकी जो स्टोरीज हैं, जो ग्वांतानामो बे की स्टोरीज हैं, इन सारों को आप इकट्ठा करें तो अमेरिकन फौज का कैसे बनता है अमन का नोबेल इनाम लेना। अभी तो ट्रंप को नहीं मिला, तो अमेरिकन फौज लेना चाह रही है अमन का नोबेल इनाम। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट है, वो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अमेरिकन का अपना एक स्टाइल है, और वो बहुत गुस्से में है यूरोपीय ममालिक पर, और यूरोपीय ममालिक भी बहुत मुतहर्रिक हो गए। उनके थिंक टैंक इस वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए नए मंसूबे तैयार कर रहे हैं। यानी जो अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार है वो उसको अब कम करना चाहते हैं। अमेरिकन धमकियों के बाद या डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के बाद उन्हें अंदाजा हो गया है कि अमेरिका में तो हुकूमतें बदलती रहेंगी, और अमेरिकन के अंदर ये सोच पैदा हो गई है, ये इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यूरोप पैसे खर्च नहीं करता, फौजी खर्च नहीं करता, और यूरोप का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका क्यों करे। तो अब यूरोप को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा। यूरोप को खतरा किससे है? यूरोप का जो पहला खतरा जिसे वो समझते हैं वो रूस को समझते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा खतरा है यूरोप के लिए, क्योंकि यहां से बॉर्डर लगता है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से आता है। यूक्रेन जो है वो बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर पे है। तो अब इस बारे में रशिया के साथ उन्हें बातचीत भी करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात भी करने पड़ेंगे, और रशिया से निपटने के लिए अपने हथियारों को भी तैयार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है उनका, जैसे उन्होंने यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा किया वो बाकियों के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। चाइना का उनको एक थ्रेट है हमेशा से, लेकिन चाइना का थ्रेट ऐसा नहीं कि बराह रास्त चाइना कोई हमला कर देगा। चाइना का थ्रेट कुछ इस तरह से है कि चाइना उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अब चाइना के साथ उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी और अपने तजारती खसारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए ना, चाइना की कुछ क्वालिटीज है, एक तो प्रोडक्शन बहुत तेज करता है, दूसरा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तीसरा चाइना की जो रसद है वो बहुत तेज है, वो बड़ी तेजी से अपना माल सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। तो जब उसका माल पहुंचता है किसी मंडी के अंदर तो किसी और माल की गुंजाइश नहीं रहती। तो यूरोप को एक बैलेंस क्रिएट करना है चाइना के साथ तजारत में। वैसे अभी ये स्पेन का जो वज़ीर आज़म है पेड्रो, ये वहां गया था चाइना, इसने चाइना के साथ ये बात की है कि आप हमारे साथ तजारत का एक बैलेंस क्रिएट करें। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल खबरें हैं, ये और भी आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, बल्कि मेरे पास काफ़ी सारी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पाकिस्तान के अंदर से खबरें देना चाहता हूँ। एक तो इस्लामाबाद के अंदर ऐसा इन्होंने ब्लॉकेज लगाया कि पता चल रहा है जी इस्लामाबाद में दवाइयों की किल्लत हो गई है। ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। जिन ममालिक में जंग हो रही है वहाँ पे दवाइयों की किल्लत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत हो गई है। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों का दाखिला बंद होने की वजह से शहर में दवाओं की किल्लत, और तरनौल, रवात और चुंगी नंबर 26 पर दवाइयों से भरी हुई दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन गाड़ियों में जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं, और इसमें इंसुलिन भी शामिल है, इसमें दीगर दवाइयाँ भी शामिल हैं जो मरीजों की दी जाती हैं। तो कंपनियां जो हैं वो वजारत सेहत से मुतालबा कर रही हैं, जनाब हमारी गाड़ियां कम से कम अस्पतालों तक और शहर के अंदर दाखिल होने की उनकी इजाज़त दी जाए। ये एक इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो एक से एक इशू है, पूरी दुनिया चल रही है, पाकिस्तान बंद है, हमारी तो अदालतें भी बंद है। एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया इस्लामाबाद में। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, फ़खरुर रहमान साहब, उन्हें नाज़रीन गिरफ्तार कर लिया गया अचानक से, और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत है। पीका एक्ट के तहत जब दिल करता है, जिसका दिल करता है वो उठाकर ले जाते हैं बंदे को। जो भी हुकूमत पे तनकीद करता है या निज़ाम के ऊपर तनकीद करता है उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फ़खरुर रहमान साहब तनकीदी आवाज़ों में से एक आवाज़ है। तो यही वो सहाफ़ी हैं, बहुत पुरानी सहाफ़त कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जजेस को बताया था कि PMLN के वर्कर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दावा बोल दिया है तो आप अपनी जान बचा लें।
ये इतना ही पुरानी जर्नलिज्म कर रहे हैं और एक तनकीदिया बात है। इनको भी खामोश करवाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई काबिल मुजम्मत और घटिया हरकत है। नाज़रीन, नेतन्याहू के हवाले से एक खबर आई, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि यह पता चला कि नेतन्याहू को कैंसर है, लेकिन नेतन्याहू ने यह दावा किया कि उसके कैंसर का ठीक इलाज हो गया है और उसकी जान खतरे से बाहर है। लेकिन इस कैंसर को देखिए उसने छुपा कर रखा। अब उसकी जो सालाना रिपोर्ट आई है मेडिकल की, उसमें यह इंकशाफ हुआ कि नेतन्याहू को कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर, लेकिन वो ये दावा कर रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजाज चौधरी साहब, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन उन्हें दोबारा जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ये निज़ाम जुल्म से बाज ही नहीं आ रहा, इन्हें समझ ही नहीं आ रही, और इसके लिए लोग अब सियासतदानों को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। मैं आपके सामने एक सर्वे रखता हूँ, ये देखिए सर्वे, ये मैंने खुद सर्वे करवाया है। इस सर्वे का आप डाटा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आज पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। ये है जनाब वो सर्वे और उसके नताइज। सवाल हमने जो सर्वे में किया था वो ये किया था कि पाकिस्तान के पीछे रह जाने के लिए असल में जिम्मेदार कौन है, और हमने दो ऑप्शन दिए थे। नंबर 1 जर्नैलों की मुदाखलत, नंबर 2 सियासतदानों की नालायकी। तो हमने लोगों से कहा कि आप 1 या 2 लिखकर जवाब दें ताकि आपको हम रिजल्ट जारी करें। 10,000 से ज़ायद वोट पड़ चुके हैं अब तक, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और इन वोटों के बाद जो सर्वे के नताइज हैं वो ये बताते हैं कि आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जो सबसे बड़ी वजह है वो मिलिट्री जर्नैलों की बार बार मुदाखलत है। कभी मार्शल लॉ लगाते हैं, कभी हुकूमतें गिराते हैं, कभी हुकूमतें बनाते हैं, कभी सियासतदानों को जेलों में डालते हैं। तो ये मुल्क को चलने नहीं देते, ट्रैक पे आने नहीं देते। तो जर्नैलों की मुदाखलत के हवाले से जो लोगों ने वोट किया वो 93.4% किया। बड़ा क्लैरिटी के साथ लोग आए। 93.4% लोग जिन्होंने वोट किया वो ये समझते हैं कि जर्नैलों की मुदाखलत एक वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, पाकिस्तान के हालात आज उतने अच्छे नहीं है, मईशत हमारी बर्बाद हो गई, दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ गई, हम कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया आगे निकल रही है, दुनिया की मईशतें तरक्की कर रही हैं, हम कर्जों का बोझ उठाते चले जा रहे हैं, कोई एक शोबा नहीं है जिसमें हम तरक्की करके आगे बढ़ रहे हो। फिर जो लोग ये समझते हैं कि सियासतदान नालायक हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया, उनकी तादाद 6.6% है। ये सर्वे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।